अभी हमारे साथ पर्सन जुड़ रहे हैं। आज काफ़ी दिन के बाद थोड़ा हम सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे हम नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स का। और उसके बाद हम अपने सेशन को एजुकेशन बेस पे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो अ, जो एक्सपर्ट लेक्चर है डॉक्टर वंदना राजपूत जी का, उनका एक्सपर्ट लेक्चर रहेगा। फिर जो हमारे डॉक्टर जो शुभम जी हैं, उनका एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेक्चर रहेगा। उसके अलावा मेरा जो आपका एक फीडबैक रहेगा रिगार्डिंग जो हमारा लाइव प्रैक्टिस सेशन हुआ था, ऑनलाइन सेशन हुआ था, उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा फीडबैक रहेगा। और उसके साथ जो भी हम आगे करने वाले हैं कुछ दिनों में, उसके ऊपर भी रहेगा कि हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है नेक्स्ट 1-1.5 मंथ का, जो उसमें हम क्या क्या आउटकम्स देखने चाहते हैं और क्या क्या हम आगे परफॉर्म करेंगे, उन सारी चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। अभी इस बार मेरा थोड़ा-सा फर्स्ट टाइम था वेबसाइट के ओपन होने के बाद बाहर टूरिंग का, तो मैं थोड़ा-सा उस तरह से मैनेज नहीं करवा पाया। पर नेक्स्ट टाइम अब जब भी हमारा, वैसे तो अभी 22 ऑफ जनवरी से हमारा जो प्रोग्राम है, नेक्स्ट जो आउटडोर प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएगा, जिसमें कि जैसे आपसे इन्फॉर्मेशन शादी शेयर की गई है। हमारा महाराष्ट्र थाने का 1 डे सीएमई है, फिर उसके अलावा 2 डे सीएमई नागपुर का है, और लास्ट में हमारा एक सीएमई है जो कि हमारा गोंदिया में है। तो वो प्रोग्राम भी रहेगा, पर उस दौरान में डेली सेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। अभी जैसे कि अभी मिस हुआ था तो वैसे मिस नहीं होगा वो। जो वीकडेज़ रहते हैं उसके अंदर वो कंटिन्यू ही रहेगा सेशन। तो अभी हमें आगे ये दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर बीच में कभी कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जब सारी टीम ही बिज़ी होती है, तो उस दौरान शायद से हमारे सेशन छूटेंगे। पर अदरवाइज़ अब हमारे मैक्सिमम टाइम पे जो ये प्रोग्राम्स हैं, जो सेशन है, ये कंटिन्यू ही रहेंगे। इसमें आपको नॉन कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी मेरा जो अदर डॉक्टर्स ने भी शेयर किया था, कुछ डॉक्टर्स ने, जो सीनियर टीम लीडर थे, बोल रहे थे कि जब बीच में गैप पड़ता है तो थोड़ा-सा इनकन्वीनियंस हो जाती है, क्योंकि लोगों का शेड्यूल बन जाता है रोज़ का उस समय जॉइन करने का, तो उस समय फिर वो थोड़ा-सा ऑकवर्ड रहता है ना? तो उस चीज़ को भी हम पूरा ध्यान में रखते हुए, तो आगे के जो सेशन होंगे उसके अंदर की कोई भी इर्रेगुलेशन ना हो और रेगुलर हम जुड़ सकें एक-दूसरे के साथ, उसका पूरा हमने एक डिज़ाइन कर लिया है और हमें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ़ जब हमारी पूरी टीम बिज़ी होगी, कोई हमारा, मान लीजिए कोई फैमिली फंक्शन है, कोई और अदर शेड्यूल है जिसमें पूरी टीम बिज़ी है, तो उस दौरान हम शायद से इस सेशन को कंटिन्यू ना करें, अदरवाइज़ हम अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। अभी आने वाले दिनों में हम लोग अभी, मैंने आपसे कुछ क्लिनिक्स के और हॉस्पिटल्स के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ भी शेयर किए थे इस दौरान में, पिछले गए 4-5 दिनों के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उन क्लिनिक्स के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ को देखा होगा। उन फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में हमने आपसे सॉरी, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो उस जो वीडियोज़ आपसे शेयर किए हैं उसमें जो डॉक्टर का क्लिनिक या हॉस्पिटल किस वे में बना हुआ है, कैसे उनका सिटिंग एरिया था, कैसे उनका जो अपना चैम्बर है, क्लिनिक चैम्बर है, मेडिसिन रूम है, रेमेडी रूम है, वो कैसे डिज़ाइन्ड है, कैसे उनके अपने थेरेपी रूम्स हैं, जहाँ पे वो हॉट कंप्रेसेस एंड अदर थेरेपी का भी यूज़ करते हैं साथ में। और मेन सबसे बड़ी चीज़, जो उनके रजिस्टर आपको दिखाए गए थे, जिसके अंदर फ़ॉर्मूला मेकिंग के ऊपर उन्होंने आपको थोड़े-से फ़ॉर्मुलेशंस भी हमने दिखाने की कोशिश की है, कि किस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ फ़ॉर्मूला को, क्यूरिंग एंड हीलिंग फ़ॉर्मूला को लेते हुए, कॉन्सेप्ट को फ़ॉलो करते हुए ही हर डॉक्टर जो है वो अपने ट्रीटमेंट को आगे तैयार कर रहा है और पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है ना? तो इस तरह की सारी डिटेल आपसे उसमें शेयर की गई थी। और आज के थोड़ा-सा मैं सेशन को टेक्निकल में जाने से पहले थोड़ा-सा मैं आप सबसे ये भी डिस्कस ज़रूर करूँगा कि जब हमने उस दिन लाइव प्रैक्टिस को हमने परफ़ॉर्म किया था, सेशन में जब जुड़े थे, तो उसमें आपके क्या ऑब्ज़र्वेशन रहे
मुझे एक फीडबैक आया था कि थोड़ा-सा लैंग्वेज बैरियर था। ऑब्वियसली पंजाब में हम गए थे, तो पंजाब की जो कॉमन हर जगह में जब आप पेशेंट को चेक करते हैं, तो आप कॉमन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो कोई साउथ इंडिया का पर्सन होगा तो वो अपनी कॉमन लैंग्वेज में बात करेगा, है ना? नॉर्थ इंडिया में से कुछ ही जगह है जहाँ पे हिंदी में बात की जाती है। अदरवाइज़ जब कोई लोकल पर्सन आता है तो उसमें वो कॉमन लैंग्वेज को ही, लोकल लैंग्वेज को ही प्रेफ़र करता है और उसी में बात की जाती है। पर उसके अलावा भी अगर हम देखा जाए लैंग्वेज एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, पर उसी के साथ ही एक्सप्रेशंस, फिर हमारे जो कंक्लूजन एक्सप्रेशन, वो भी हमारा एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है। जो चीज़ हम भाषा से नहीं समझ पाते हैं, वो हम उनके हाव-भाव और एक्सप्रेशन से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना? तो वो चीज़ें भी हम आज थोड़ा-सा एक बार डिस्कस करेंगे। अभी समय हो रहा है 1:07 हो रहे हैं। हम 1:10 पे अपने टेक्निकल सेशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि एक आपका फीडबैक रहेगा आज का, जो अभी पहले का जो फीडबैक रहेगा, और उसके अलावा आप सभी लोग पर्सन से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अपना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, जो हमारा लेक्चर है, उसको आप प्रिंट आउट करवा लें। तो प्लीज़ आप सभी ने क्या उनका प्रिंट आउट ले लिया है? प्रिंट आउट करवा लिया है मतलब, है ना सबने? तो हम कोशिश करते हैं कि आपका अ, नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे होगा, उस पे हम एक पूरे जो हमारा वो जो पूरा सेशन होगा वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जीआईटी के टॉपिक का सेशन रहेगा, जिसमें आपसे एमसीक्यूज़ बेस में या एज़ जनरल नॉलेज बेस में क्वेश्चन हम पूछेंगे और आप उसका रिप्लाई करेंगे, ओके? तो इस तरह से हम एक हमारा रिवीजन भी हो जाएगा उसका, और उसका एक आपका टेस्ट भी परफॉर्म हो जाएगा। अगर आप उसको एज़ अ रिटन देना चाहते हैं, तो हम उसको एज़ अ रिटन भी कर लें, एक्सेप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसका आंसर नोट डाउन करके, मान लीजिए एमसीक्यू है तो उसके आपने पॉइंट नोट डाउन करके, कोई वन वर्ड अक्षर है तो उसमें वन वर्ड का आपने करके, ट्रू फॉल्स तो आप उस पे अपने पेज पे ट्रू एंड फॉल्स का आप मेंशन करके, तो इस तरह से आप हमें अपना जो क्वेश्चनर है वो आप हमें प्रेज़ेंट कर देंगे आफ्टर सेशन में, और हम उसके बेस पे आपको आगे एक जो भी हमें उसका कंक्लूजन करना है, मान लीजिए कुछ रिवॉर्ड करना है तो एज़ अ रिवॉर्ड भी आपको उसमें कर सकते हैं ना? और कोशिश करेंगे कि जो हम ये सेशंस करते हैं इसके छोटे-छोटे सर्टिफ़िकेशन भी हम करें। सर्टिफ़िकेशन इन द सेंस, मान लीजिए कि आपने गायनी के रिगार्डिंग पे पूरा हमारा एक सेशन हो गया। उसका कंक्लूजन सेशन हुआ और उसको आपने परफ़ॉर्म कर लिया। लास्ट में आप उसका एक टेस्ट देंगे, आप उसको टेस्ट को परफ़ॉर्म कर लेते हैं, तो हम अपनी तरफ से आपको एक सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड करवा देंगे विद नेम आपके, कि उसमें आपका नाम होगा, उसमें नीचे लिखा होगा कि आपने 1 मंथ ऑनलाइन गायनी के रिगार्डिंग जो सेशन लिया था, और उसमें हम बाकायदा ये भी डालेंगे कि आपका जो टेस्ट हुआ था, उसमें आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न के साथ पास आउट हुए हैं, है ना? तो इस तरह से भी हम ये एक्टिविटी एक साथ में जोड़ने वाले हैं। उससे क्या है कि एक तो आपको भी प्रोत्साहन मिलेगा, आपके पास एक सर्टिफ़िकेशन भी आएगा, और आपके लिए ही वो बेनिफिशियल रहने वाली है चीज़। हम अपने टेक्निकल सेशन में जाएँ इससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अभी क्या है कि कुछ डॉक्टर्स के ना मेरे पास कंसर्न आए थे। उसमें क्या हुआ कि उन डॉक्टर साहिबान ने पहले तो वो हमारे साथ जुड़े, फिर कुछ समय के बाद जैसे मान लीजिए साल 2 साल काम उनको रिज़ल्ट मिल रहा था, पर कई हो सकता है कि कुछ उस तरह से सैटिस्फैक्टरी रिज़ल्ट ना ले पा रहे हों वो, है ना? तो उसके बाद उन्होंने क्या अपने प्रैक्टिस में किसी और चीज़ को भी इन्वॉल्व कर लिया, किसी और कंपनी को भी इन्वॉल्व किया, और फिर उससे क्या हुआ कि उनकी प्रैक्टिस में और भी डाउन आ गया उस समय। वो क्यों आया, किस बेस पे आया वो हम नहीं जानते, पर उसमें उनको प्रैक्टिस का डाउन आ गया। जब तक तो वो कर रहे थे प्रैक्टिस, तब तक तो उनका एक नॉमिनल चल रहा था, इतना भी स्लंप नहीं था। पर जब डाउन आ गया तो उसके बाद अब उनकी कंप्लेंट आई कि हमारी प्रैक्टिस डाउन हो गई है।
हालांकि उन्होंने ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की कि हमने बीच में अदर्स कंपनी को भी यूज करने की कोशिश की जिसकी वजह से उनका डाउन आया है। तो अगर कभी आप खुद में भी इस चीज को फेस आउट करते हैं तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एकदम से अपनी पेशेंसी को कन्वर्ट ना करें। जैसा कि हम आपको बताते हैं कि पहले 1 महीने में आप 5 पेशेंट को चेक कीजिए, तो इसी तरह से आप अदर कंपनी के प्रोडक्ट को भी 1 महीने के लिए 5 पेशेंट को चेक करके ही आप उस तरह से स्लोली उसको इंक्लूड कीजिए। क्योंकि अगर आप सडनली एकदम से ही आप इंक्लूड करेंगे तो अगर आपका एक बार भी बैड नेम जाता है मार्केट में तो उसका एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है। तो इसी के साथ मैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अभी हम लोग काफ़ी पर्सन जुड़ भी चुके हैं। तो आज का जो सेशन है उसमें सबसे पहले हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर जो ऑनलाइन जो हमारा उस दिन ऑनलाइन लाइव प्रैक्टिस हुई थी उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया था। उसके अंदर जरा मैं एक सेकंड रुकिए। रविसन इंडिया, अगर आप सबको मालूम है कि कहाँ पे वीडियो मिलेगा आपको, वो डॉक्टर संजीव शर्मा रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम फार्मा करके आपका यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके ऊपर आपको ये मिल जाएगा वीडियो। और ये वीडियो हमारा अभी 6 दिन हुए हैं, 175% इसको देख चुके हैं। और ये आपका 2 घंटे का वीडियो है जिसके अंदर हमने प्रैक्टिस को और लाइव प्रैक्टिस को हमने ऑब्जर्व किया है। और इन जो 2 घंटे थे उसके दौरान हमने अराउंड 10 से 12 पेशेंट को हमने चेक किया था। जब हम उन पेशेंट्स को चेक कर रहे थे तो उसके दौरान में जब उन पेशेंट को चेक कर रहे थे तो उसके दौरान में हमने क्या कॉमन चीजें ऑब्जर्व की थी हर पेशेंट के अंदर। जब पेशेंट आए थे सबसे पहले एक पल्स डायग्नोसिस किया गया जो कि टेम्परामेंट का ही इम्प्रूव्ड रहता है। जब वो पेशेंट उनके पास चल के आए थे ना, आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा जब पेशेंट ओपन करके आता था तो सर उस पेशेंट की तरफ देख रहे थे, है ना। उनका जो फेस था वो पेशेंट की तरफ था। तो वहां पे मान लीजिए उसको आने में 10 से 15 स्टेप लगे हैं। तो उन 15 स्टेप के अंदर उन्होंने उसका जो चलने से टेम्परामेंट, फेशियल एक्सप्रेशन से टेम्परामेंट, उस चीज को उन्होंने स्टडी किया है ना। और उसके बाद फिर उन्होंने पल्स डायग्नोसिस से आप, हो सकता है आपको लैंग्वेज में समझ ना आया हो, पर जब वो पल्स चेक करके आगे पेशेंट से पूछ रहे थे तो पेशेंट ने अगर 10 बातें पूछी तो 10 में से 8 बातों पे पेशेंट ने यस हामी में ही बात भरी है। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी पेशेंट थे, बुजुर्ग पेशेंट थे वो, तो उनको जैसे पल्स चेक करके वो बताते गए वो पेशेंट हंसती भी गई और वो हामी भरते गए, है ना। तो पल्स पल्स आखिरकार आपका टेम्परामेंट का इम्प्रूव वर्जन है ना। तो टेम्परामेंट और पल्स के बेस पे ही उन्होंने उस पेशेंट का एक डायग्नोसिस क्लियर कर दिया। बाद में वो लेडी खुद बताती है कि उसको फैटी लीवर निकल के आया था, उनको कोई और अदर कॉम्प्लिकेशन निकल के आई थी। तो इस तरह से वो हर पेशेंट आके अपनी कंक्लूजन जो फर्दर कॉम्प्लिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग वो इन्फॉर्मेशन देता गया। पहली बात तो ये। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा टेम्परामेंट डायग्नोसिस एंड पल्स डायग्नोसिस। उसके बाद सेकंड नंबर पे उन्होंने उससे क्वेश्चन पूछे जिससे उस डायग्नोसिस को कंफर्म करवाया उन्होंने। वो क्वेश्चन फॉर एग्जांपल लिम्फेटिक है तो आप उससे यही क्वेश्चन पूछेंगे ना कि आपका पेट सही रहता है, आपको भूख सही से लगती है, इस तरह से। अगर मिक्स में है, लिम्फेटिक डोमिनेंट में है, तो आपने पेट और भूख के साथ आपने पूछ लिया कि आपको नींद सही से आती है, क्या आपको गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, क्या थकान तो नहीं रहती है। इस तरह से आपने उसमें क्वेश्चन पूछ लिया, आस्क आउट कर लिए। तो इस तरह से उन्होंने पहले टेम्परामेंट डायग्नोसिस किया, पल्स डायग्नोसिस किया, फिर क्वेश्चन आस्क आउट किए। उसके बाद उन्होंने जब प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट की तो उसमें आप वो आपको अनाउंस करके क्रिएट कर रहे थे ना कि S1 L1 BE C1 Ven1 GE। तो उसमें भी उन्होंने क्योरिंग एंड हीलिंग फॉर्मूला को फोकस करते हुए उसी के बेस पे उन्होंने उनका ट्रीटमेंट क्रिएट किया। किसी मैक्सिमम पर्सन में उन्होंने 3 फॉर्मूला को ही यूज किया। 3 से ज्यादा अगर किसी को यूज करना पड़ता था तो उसका यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था। सॉरी प्लीज।
मैं भी पिछले 3-4 दिन से थोड़ा बाहर था, तो थोड़ा डॉक्टर के कॉल आज ही मैंने अटेंड करने शुरू किए हैं। तो कंसल्टेंसी के लिए अभी अब पेशेंट डॉक्टर कॉल करेगा, कंसल्टेंसी के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे, उनके पास 10 से 15 मिनट का समय है, 15-20 मिनट का समय है, तो वो उतना वेट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप और हम भी रेगुलर जब डिस्कशन करेंगे, तो इस तरह से हम एक टाइम करके जो डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि उसमें फिर उन्होंने हीलिंग एंड क्योरिंग के ऊपर फोकस किया, कि जो फॉर्मुलेशन क्रिएशन हुई है वो हीलिंग एंड क्योरिंग के बेस के ऊपर फॉर्मूला क्रिएशन हुई है। और लास्ट में उन्होंने उनको डूज एंड डोंट बताए, जिसके अंदर उन्होंने उनको पहले तो डाइट के रिगार्डिंग कंफर्म किया कि आप खाना क्या खाते हैं, आपको खाना क्या क्या खाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने एक डाइट को, जनरल डाइट को भी उन्होंने डिस्कस किया उधर पेशेंट के साथ। और लास्ट में उन्होंने उनको डोजोलॉजी समझाई कि कैसे, आप देखिए इतने बड़े पेशेंट डॉक्टर हैं, वो डोज भी खुद समझा रहे हैं कि खाने से 10 मिनट पहले, खाने के 10 मिनट बाद, खाने के 15 मिनट पहले, खाने के 15 मिनट बाद। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा समय लेके डोजोलॉजी आपको खुद से कंफर्म करनी ही पड़ती है ना। हर पेशेंट में मिनिमम टू मिनिमम 5 मिनट का समय लगता ही है। और अगर आप वहाँ देखेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर उन्होंने हर पेशेंट को चेक किया है। ओवरऑल वो 5 मिनट में चेक कर लेते थे। उस दिन थोड़ा लेस रश वाला कम था, डे था। तो उनको जब हमने वो क्लोज किया था, सेशन किया क्लोज किया था, उस समय अराउंड 2 बज रहे थे, और 4 बजे उनका लंच ब्रेक होता है। तो उससे अगले 2 घंटे में भी अराउंड 15 से 20% और आए। तो उस दिन की जो उनकी डेली ओपीडी थी, वो अराउंड 52-53% की ओपीडी हुई, जिसके अंदर जो सिर्फ मेडिसिन लेने वाले पर्सन थे वो 12 to 16 थे, और जो चेक करवा के गए थे वो 35 समथिंग पर्सन थे जो चेक करवा के गए थे उनसे, जिसमें से रिपीट वाले जो थे वो अराउंड 12 to 15 रिपीट वाले थे। बाकी जो थे वो न्यू कमर पेशेंट था। तो अब क्या क्या हुआ उसमें, सबसे पहले टेम्परामेंट डायग्नोसिस, सेकंड नंबर पे आपका जो टेम्परामेंट एंड फर्स्ट टेम्परामेंट एंड पल्स डायग्नोसिस, सेकंड नंबर पे क्रिएशन ऑफ फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्योरिंग एंड हीलिंग कॉन्सेप्ट, थर्ड नंबर पे जो आपका उन्होंने उनको मोटिवेट किया, और उसके रिगार्डिंग उन्होंने उनको डोजोलॉजी एंड जो डाइट बताई उनको, और लास्ट में उन्होंने उसको डोजोलॉजी से एंड कर दिया। तो इन 4 पॉइंट को आप अगर आप भी ध्यान में रखेंगे, तो उसके साथ ये भी आपको अपनी डेली प्रैक्टिस में भी उनका ध्यान रखना ही चाहिए। फर्स्ट आप उसका डायग्नोज कैसे बना रहे हैं, कुछ इंप्रेसिव वे में वो डायग्नोज होना चाहिए। मान लीजिए अभी अगर आपको पल्स नहीं आती है, पर अगर आप टेम्परामेंट को ही इतना अंडरस्टैंड करते हैं, तो जहां पे उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछ के रिजल्ट लिया था, हो सकता है आपको 10 क्वेश्चन पूछने पड़े, पर आपको वो ही इफेक्ट, जो इफेक्ट पेशेंट को उन पे देखने को मिला था, वैसा इफेक्ट, सिमिलर इफेक्ट आपका पेशेंट को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने बिना किसी रिपोर्ट को चेक किए, और लास्ट में जब वो पूरा मेडिसिन लिख देते थे, सब कुछ कर देते थे, उसके बाद लास्ट में वो एक लास्ट में पूछते थे कि क्या इसके अलावा कोई आपकी दिक्कत तो नहीं है। तो फिर पेशेंट उनको बताता है कि हाँ मेरी ये रिपोर्ट है, इसके अंदर ये दिक्कत बताई थी, मेरी ये रिपोर्ट है, इसमें ये दिक्कत बताई गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए अगर कोई सिंपल चेंज करना, तो वो अपने फॉर्मुलेशन में उस चेंज को एडजस्ट कर लेते हैं ना। अदरवाइज उसमें उनको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इन 4 पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट, डायग्नोसिस इंप्रेसिव डायग्नोसिस होना चाहिए, पेशेंट आपसे इंप्रेस हो उसमें। उसके बाद आप क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन जो आप कर रहे हैं और सिलेक्शन ऑफ रेमेडी कर रहे हैं, वो आपका हीलिंग एंड क्योरिंग पे होना चाहिए, क्योंकि आपका उनको मैंने सेंटर भी दिखाया था आपको। तो वो सेंटर आज अगर उस लेवल तक वो पहुंचे हैं, तो वो किसी प्रिंसिपल एंड प्रोटोकॉल को फॉलो करके ही पहुंचे हैं। तो वो प्रिंसिपल एंड प्रोटोकॉल वही है हमारा, जो क्योरिंग एंड हीलिंग को आप फॉलो करके चलते हैं। थर्ड हमारा डाइट के ऊपर पॉइंट आ गया कि खाने में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और फोर्थ हमारा उस पेशेंट को समझाना है कि दवाई कैसे अच्छे से लेनी है, किस समय पे क्या क्या वो दवाई ले सकता है। और जब वो दवाई लेने या लेने वाले समय पे जो लास्ट पॉइंट पे होते हैं, तो उस समय आपने और भी कुछ शायद से नोटिस किया हो, वो उनको बता रहे हैं कि अगले इतने समय में आपको ये चीज करनी पड़ेगी, अगले इतने समय में आपको ये इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब इतना एक पर्सन अगर इतने बड़े हॉस्पिटल में आता है, तो उसका मेंटल सेटअप, मेंटल जो एक पहले से उसको क्लियरेंस होती है कि वहां पे अगर डॉक्टर, आपने देखा होगा हर पेशेंट का उन्होंने रिपीट ब्लड टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया है ना, और पेशेंट ने आगे खुशी खुशी यस भी किया कि ठीक है मैं करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि वहां से उस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा था
पेशेंट भी ऑब्जर्व कर रहा है। पिछले हफ्ते आया था जब वो, 1 हफ्ते के बाद भी वो ब्लड टेस्ट दोबारा करवाने के लिए रेडी है। जब वो 1 हफ्ते पहले आया था, मान लीजिए उसका एसजीपीटी, एसजीओटी, उसका लिपिड या कुछ भी उसका इंक्रीज था, वो मान लीजिए हाई लेवल पे था। 1 हफ्ते के बाद टेस्ट करवाने पे अगर उसपे 1% का भी अगर डाउन आ रहा है, 1 पॉइंट का भी अगर उसपे डाउन आ रहा है, तो पेशेंट के लिए वो गुड न्यूज़ है। और सिम्पटम वाइज़ वो पेशेंट खुद आके बोला कि मैं पीछे पहले से अपने आप को अच्छा ही महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि जितने भी वहाँ पे पेशेंट आए थे, जो रिपीट वाले पेशेंट थे, हमने अराउंड 3 से 4 रिपीट वाले पेशेंट देखे थे। तो उन 3 चारों पेशेंट ने एक ही बात जो कॉमन बोली थी कि रिपोर्ट अभी उनकी नॉर्मल नहीं आई थी, वो रिपोर्ट करवा के आए थे। पर उनको जो फ़ील हो रहा है वो अच्छा फ़ील हो रहा है ना? और नॉर्मल इन द सेंस जो पहले उनका क्रेाटिनिन मान लीजिए 3 था, वो 2 आ चुका था। पर पेशेंट तो आपको रिपोर्ट कब आके नॉर्मल बोलेगा जब वो नॉर्मल वैल्यू पे आ जाएगा ना। तो इस तरह से ये हमारे आपको कुछ फैक्टर्स जो है वो ध्यान में रखने चाहिए अपनी डेली प्रैक्टिस के दौरान में। जब आप इन फैक्टर्स को ध्यान में रख के चलेंगे तो डेफिनेटली 100% आप रविसन के साथ अच्छा परफॉर्म करके अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। किसी कोई हमारा रिपीट में अगर जुड़ा है पर्सन, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन हो उस दिन के रिगार्डिंग, जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया था, उस दिन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एक बार। कोई भी उनको ऐसा कुछ भी बात ऑब्ज़र्व किया हो और वो समझ नहीं पाए हो कि वो क्या चीज़ हो रही थी, या कोई भी उनका किसी भी तरह का मेंटल लेवल का कोई क्वेश्चन है, तो वो एक बार आस्क आउट कर सकते हैं अभी। हेलो। आप सभी ने वीडियोज़ तो देखे ही होंगे जो आपसे शेयर किए गए थे ग्रुप्स में, जो क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल के थे। अगर आप सबको आगे फ्यूचर के लिए रेफरेंस चाहिए कि आपका क्लिनिक एंड हॉस्पिटल कैसा दिखना चाहिए, तो आप उन वीडियोस को देख के आप अपना रेफरेंस देख ले सकते हैं ना। एक वेल डिफाइंड सिटिंग एरिया होना चाहिए। बेशक एक छोटे से कमरे जितना ही सिटिंग एरिया क्यों ना हो, पर वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ लगी होनी चाहिए सिटिंग के लिए। और वहीं पे सेकंड आपका जो मेडिसिन रूम है वो आपका चैम्बर से अलग होना चाहिए। जो मेडिसिन देने का एरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। जी हाँ, सर। प्रणाम सर। यस सर। नमस्कार जी। हेलो, मेरा ये मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है सर अथी से, यूट्यूब वगैरह से। सर यूट्यूब पे आप ना अभी सर्च कर सकते हैं रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा। जी, तो डॉक्टर अभी संजीव सबको शर्मा आप लिखिएगा, डॉक्टर संजीव शर्मा रविसन इंडिया इलेक्ट्रो होम्यो फार्मा। आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज मुझे हाई का मैसेज भेजिए, मैं अभी आपको लिंक दे देता हूँ सर चैनल का। ठीक, धन्यवाद सर, धन्यवाद जी सर, चलो धन्यवाद। ओके। जी निवास सर प्लीज। जी सर, वो जगतार सर जो दिखा रहे थे चार्ट टाइप का, तो उसमें क्या डाइट चार्ट चार्ट था क्या सर? नहीं सर वो, हाँ अब लास्ट मैंने आपको वो बात बतानी थी, वो सारे सर उनके जो टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं ना कि कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए उनको। जी जी। और उसमें एक फूड चार्ट भी था कि आपको क्या क्या खाना कम करना चाहिए, कौन सा खाना ज्यादा रखना चाहिए, है ना। जी, वो भी मैं अभी आपसे, वो एक्चुअली पंजाबी लैंग्वेज में था तो इसलिए मैं उसका फ़ोटो नहीं ले पाया, पर मैं जल्दी आप सबको उसका जो एक आउटपुट है वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा सर में ना, उसका आप प्रिंट ठीक। आउट भी करवा सकते हैं। अदरवाइज़ हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपको अवेलेबल करवाए जाएँ, है ना? ठीक है सर, थैंक यू। देखिए यही छोटी-छोटी ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं। उम, वो एक्चुअली पंजाबी में था तो मैं उसको थोड़ा आपको डिस्कस करना भी भूल गया था। उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट 3 से 4 तरह के पैड थे उनके पास, जिसमें उनके मान लीजिए अल्ट्रासाउंड के लिए पैड था, ब्लड टेस्ट के लिए पैड था, फिर आपका फूड डाइटिंग के लिए पैड था, और एक उनका जो डायग्नोसिस था, जो जिस बेस का वो डायग्नोसिस कर रहे थे, उसके बेस पे उन्होंने कुछ पैड बना के रखा था, जिसके अंदर वो पेशेंट की डिटेल को मेंटेन कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था, एक आपका वेल डिफाइंड सिटिंग एरिया होना चाहिए। सेकंड आपका मेडिसिन रूम जो होता है वो चैम्बर से थोड़ा अलग होना चाहिए। बेशक चैम्बर से ही उसका रास्ता हो, पर जो जहाँ से मेडिसिन दे रहे हैं वो चैम्बर के अंदर आके ना ले आपसे मेडिसिन, वो आपका डिफरेंट एरिया से आपका ले मेडिसिन, है ना। अगर आप अभी सिंगल हैं, अपने सिंगल उसको हेल्ड कर रहे हैं खुद ही,
तो उसमें आपको किस तरह से, मान लीजिए आप खुद ही डायग्नोस करते हैं, खुद ही आप आगे मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, तो पेशेंट के सामने नहीं होनी चाहिए वो प्रोसेस, वो आपके एक ढके हुए एरिया के अंदर होनी चाहिए जहाँ पे पेशेंट उस चीज को देख ना पाए। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर वंदना राजपूत मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैम आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपना माइक ऑन करेंगे मैम। ओके मैम, अभी आप हमारे लाइव स्क्रीन पे हैं, आप एक बार अपना आप अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं मैम। ओके। मैम लेक्चर में आप आगे बढ़े उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे अभी जो अभी हमने डिस्कस किया था, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट जो हमारा फ्राइडे होगा उस पे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक टेस्ट लेंगे। तो जी, क्या आपका गायनी का सेक्शन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे तक आप अपने गायनी सेक्शन को कंक्लूड करके फिर हम थर्सडे को आपका गायनी के सेक्शन का टेस्ट कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, कर सकते हैं, जैसा भी शेड्यूल होता है। जी जी, उसमें आप अपना क्वेश्चनर जल्दी से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मिनिमम कोशिश कीजिएगा कि 30 क्वेश्चन तो होने चाहिए इसमें, है ना? इसका हम्म। उसका ये बकायदा नोट डाउन करके रिप्लाई करेंगे, और उस रिप्लाई के बेस पे हम इनको कुछ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं कि अच्छा इन्होंने। अच्छा, जी तो ऑनलाइन सेशन का ठीक है। जी 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 लगभग लगभग कंप्लीट ही है, कुछ दो चार डिजीज ही हैं हमारी जो अब कॉमनली उसमें अगर दिखाई देंगी। जी। वैसे जो मेन आज की डेट में चल रहा है गायनी के अंदर, वो लगभग लगभग कंप्लीट हम कर चुके हैं। ओके, नो तो इशू, आप अपने टॉपिक को कोशिश कीजिएगा मंडे ट्यूसडे तक कंक्लूड कर दें, ताकि फिर हम्म, थर्सडे को आपका एक टेस्ट सेशन जो है हम रख सके, है ना? ठीक है, मैं दे जी दूंगा बना के। जी जी। ओके मैम, थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू योर लेक्चर मैम। हेलो जी मैम, प्लीज आप अपना जी, लेक्चर शुरू करें मैम। नमस्कार सभी को। नमस्कार। हाँ, अभी तक हमने गायनी सेक्शन में जो फीमेल डिजीज हमने ली थी, यूट्रस संबंधित, आपका फाइब्राइड, ओवेरियन सिस्ट, या अगर पीरियड साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित है, डिस्मेनोरिया, एमेनोरोइया, क्रिप्टोमेनोरिया, और इसके अंदर मेनोरेजिया भी हमने लिया था। तो ये हमारी कॉमन एक जो स्टार्टिंग यानी फर्स्ट डे से लेके आफ्टर मैरिज तक जितनी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं, तो वो हमने लगभग लगभग डिस्कस किया था। अभी आज एक न्यू टॉपिक हम इसमें ले, अच्छा किसी को कोई लास्ट किसी से कोई संबंधित अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में पूछ सकते हैं, कि जो भी अब तक हमने डिस्कस किया, जिस जो हमने नॉलेज आपको दी है, तो जो भी कोई अगर क्वेश्चन है तो लास्ट में करेंगे। अभी हम ओवेरियन टॉर्सन की बात करेंगे। ओवेरियन टॉर्सन होता क्या है? एक ऐसी स्थिति, आप इमरजेंसी स्थिति कह सकते हैं इसको हम, कि ओवेरी जो अपने लिंगामेंट्स, जो उसके सहायक लिंगामेंट्स होते हैं, उनके उसमें जब ऐठन या मरोड़ उसको महसूस होती है, कई बार उस स्थिति में अपना उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इस स्थिति को ओवेरियन टॉर्सन कहते हैं। इसमें ओवरी को नुकसान हो भी सकता है। काजेस क्या हैं इसके? सिस्ट के कारण, या ट्यूमर के कारण, या ओवरी पॉलीसिस्टिक है, नॉर्मल अपने आकार से ज्यादा बड़ी है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, कई बार अर्ली प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव होती है तब भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखाई देती है, या ओव्यूलेशन अगर टाइम पर नहीं है, आईवीएफ की अगर किसी ने कराया है तो उसमें भी ये कंडीशन आ जाती है कई बार। और ओवेरियन हिस्ट्री, अगर किसी फैमिली में अगर हिस्ट्री रही है इस तरह की ओवेरियन टॉर्सन, तो वो भी आपको वहां दिखाई देगा। सिम्टम्स, अचानक से पेट के निचले हिस्से में दर्द दिखाई देगा, दर्द कमर या जांघ तक फैल सकता है, उल्टियां हो सकती हैं, टेंडरनेस हो सकता है, थकान महसूस करेगा पेशेंट, खिंचाव, तनाव, ये सब चीजें उसको दिखाई देंगी। कभी कभी हल्का बुखार भी वो महसूस कर सकता है। इंटरमिटेंट टॉर्सन हो सकता है, पेन का ऑन ऑफ होना, यानी कम कभी ज्यादा होना। और डायग्नोज हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ऐसी स्थिति में जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो ऑलरेडी वो एक अल्ट्रासाउंड लेकर पहुंचता है। हमने
या ब्लड, उसमें हमने अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें क्या देखना है कि ओवेरियन जो ब्लड फ्लो है वो उसमें किस तरह से दिया हुआ है, तो एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। हम अपना नॉर्मली इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अनुसार जब हम करेंगे, डायग्नोज करेंगे, तो हमने उसका पूरा डायग्नोज करना है, स्पेशली पल्स डायग्नोज उसमें हमें देखना है कि वाकई ओवेरियन में ही प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गन में, कहीं और तो नहीं है जेनेटिक। तो इसमें टेम्परामेंट हो गया आपका, पेल्विक रीजन का आपका अल्ट्रासाउंड होए, और साथ में आपको एचबी वगैरह भी हम पेशेंट का टेस्ट करवा सकते हैं कि पेशेंट में हीमोग्लोबिन कितना चल रहा है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? कई बार ओवरी की जो लिंगामेंट्स है वो नेक्रोसिस हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी के खतरा ज्यादा हो जाता है। उसको समय पर जांच करवाकर अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये हमारे ओवेरियन टॉर्सन का मैंने आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स बताए हैं। मेडिसिन की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन मेडिसिन हमारी S2C2, और इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट हमारा है 28, जिस पर हम BE-GE, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, और GE, या अल्टरनेटली हम अगर BE-GE नहीं तो WE का भी हम वहां पर कर सकते हैं अप्लाई, लोकल अप्लाई लगाने के लिए। एनी किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं अब। हेलो, यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। मैम मैम भी थोड़ा सा मेडिसिन ड्रॉ ये रिपीट कर दीजिए क्योंकि ड्रॉ का आवाज आ रहा था। सर देखिए, ओवरी से संबंधित आपको एक चीज है, ये ओवेरियन टॉर्सन का कारण क्या बना? सिस्ट बना या ट्यूमर बना है, जिसके कारण से कई बार ऐठन मरोड़ उसको दिखाई देती है, कई बार ओवर साइज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें आपका जब फॉलिकल्स है जो बाहर नहीं जाएंगे वो एक तरह से आपका सिस्ट का रूप ले लेते हैं। तो हमारी कॉमन मेडिसिन है सर S2 और C2। अब लिंगामेंट्स की हम बात करेंगे तो वहां पर जब लिम्फेटिक सिस्टम भी हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, तो S2 के साथ आपने L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी ऐड की है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वहां पर, तो S2L1 BE, C2N1 ग्रीन, ये कॉमन फॉर्मूला है सर, ये आपने देना ही देना है। इसके अलावा C17 और येलो इलेक्ट्रिसिटी को आप रैपिड कर सकते हैं यहाँ पर टॉक्सिसिटी बाहर करने के लिए। और लोकल अप्लाई जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट पर आपको कंप्रेस करने के लिए बोला है, BE और GE, पॉइंट नंबर 28, और साथ में इसमें सैक्रल आपका 20 नंबर भी हम रखेंगे, तो उससे जो आपकी टेंडरनेस आ रही है वहां पर तनाव खिंचाव रहता है, तो इन दोनों पॉइंट्स से आपको हेल्प मिलेगी। आपका पेशेंट को जहाँ 6 महीने साल भर लगने वाला होता है तो वहां पे आपका टाइम भी कम लगता है, तो ये आपने करना है इसमें। बाकी उसको टैबलेट BP अगर लो है तो उसमें आपका 13 नंबर आप दे देंगे हमारा हाइपोटी, या गाइनी प्लस आप ऐड करेंगे या गाइनोविट आप देंगे, दोनों में से कोई सा भी सिरप आप दे सकते हैं। एनी मोर, कोई और क्वेश्चन? मैम अभी आप इनको ना, जब हमने टेस्ट लेना है उससे पहले आप कोशिश कीजिएगा कि एक बार एक रिवीजन सेशन करवा दें आप, है ना? हाँ, वो मैंने सोच जिसमें लिया आप था। अब हाँ शुरू से लेके लास्ट तक में आप एक बार रिवीजन सेशन करवा दीजिएगा, उससे फिर हम 1 से 2 दिन के बाद लेंगे टेस्ट इनका ना। काम कर लेते हैं कि अभी एक आध डिजीज बची है, अभी तक जी जितनी हम डिजीज कंप्लीट कर चुके हैं उन्हीं को लेके मैं एक MCQ देने वाला हूँ, मैम। मैं आपको भेज देंगे, जी और आप जो है ग्रुप में शेयर जिस तरह से करना है वो आपने नहीं, कर वो देना। जो हमने उस दिन जो टेस्ट करना है वो हम लाइव टेस्ट करेंगे। उसमें हम क्या अच्छा। करेंगे कि आपका जो डे ऑफ थर्सडे है ना, नेक्स्ट हम्म वीक का जो थर्सडे होगा उस दिन हम उस टेस्ट को करेंगे। उस दिन आपका ही हम्म। सेशन रहेगा पूरा। मान लीजिए आपने 30 से 35 क्वेश्चन का एक बनाया है पूरा, MCQs ट्रू हम्म फॉल्स
वन वर्ड आंसर बना लीजिएगा, मिक्स बना हाँ हाँ लीजिएगा, हाँ, ठीक है? नहीं वही हो, लाइव में तो वही हो सकता है। जी। तो फिर आप उसमें ये ना उसको नोट डाउन भी करेंगे, रिप्लाई कोई नहीं करेगा, सिर्फ उसका आंसर नोट डाउन करेंगे ये, ठीक है? हाँ ठीक है। और ये फिर उसके बाद वो हमें प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि आखिर में हम जो इनको सर्टिफिकेट देंगे वो बेस ऑन मेरिट देंगे, कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन सर्टिफिकेट करके देंगे हम इनको, है ना? जी। ठीक है ठीक है, उससे क्या हम है कि इनको जी ऑप्शन दे देंगे आंसर इन्हीं को जी करने। जी जी आंसर ये अपना क्रिएट करके, मान लीजिए कि आपको एक आपने वन वर्ड किया कि व्हाट इज हाँ ठीक है, वॉल ये ऑफ डिस्कस यूट्रस कर कोल्ड, लेंगे आफ्टर सेशन, आफ्टर व्हाट इज सेशन वॉल ऑफ डिस्कस कर यूट्रस लेंगे कोल्ड, इस चीज तो को। इसका ये आंसर नोट डाउन कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये। फिर लास्ट में ये हमको उसका फोटो दे देंगे, और उससे हमारा भी एक डाटा भी, रिकॉर्ड कीपिंग भी हो जाएगा, और इनको जो सर्टिफिकेशन देने में इजी भी हो जाएगा हमें, है ना? और इससे इनका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया, जितनी भी डिजीज, आप सबने देखा होगा कि हमारी कॉमन मेडिसिन है S2 और C2, ये कॉमन है, ये हर डिजीज में यूज की गई है। जी और साथ में जब हम जहां पर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है तो वहां पर हमने A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादातर यूज किया है अपने पेशेंट के ऊपर। और इनसे मैं समझता हूँ जिन्होंने अपने अपने पेशेंट पर अप्लाई भी किया होगा तो रिजल्ट भी उनको अच्छे मिले होंगे। जी बिल्कुल। जो अगर अभी किसी का क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर कोई इशू नहीं मैम, अभी मुझे लगता है कि सारों ने नोट डाउन किया होगा क्वेश्चन हम्म जो रहेंगे। आप नेक्स्ट अपना कंक्लूड करवा के ना एक दिन आप इनका रिवीजन करवा दीजिए बस, ताकि फिर हम हम्म नेक्स्ट थर्सडे को हमको इनका टेस्ट लेना ही लेना है सबका। हाँ, हेलो। मंडे टू बीच में कर लेते हैं इस चीज जी को। जी जी हेलो। जी 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 कमला मैम जी। बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम थोड़ा सा मेरा ना ये कंफ्यूजन है, बी और जी में जब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कराएंगे D3 में, हाँ, तो कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है, तो हॉट कॉम्प्रेस कराएंगे तो उसमें कितनी मेडिसिन हम डालेंगे और किस तरह से देखिए इसको डायरेक्ट अगर आप हॉट का वैसे तो डायरेक्ट लगा दीजिए ऐसे ही, तो आपको हॉट कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर पेन सीवियर है और जी आपका आपके मन में आया कि मुझे हॉट कंप्रेस कराना है, तो जी वहां पर क्या करना है कि एक लगभग आधा लीटर पानी लेते हैं तो D3 की मात्र 20-25 ड्रॉप डाल दीजिए उसको, और आप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ये दिया मैम डायरेक्ट, उसको ना आराम हुआ नहीं, उसने मुझे सामने से बोला कि आराम नहीं लग रहा है ये। कोई नहीं, आप उसे, मैंने बोला ना कि आप जी डायरेक्ट 20 से 25 बूंद डालिएगा लगभग आधा लीटर पानी में, और जी। उसको फिर बार बार कराइएगा। एक पहले बार बी का करिए, पहले जी, बी का और साथ में फिर जी का। 15-15 मिनट करके। 10 मिनट का मुश्किल से ओके रखिए, दस ओके मिनट के ओके। अंतर। पहले बी का कर दिया, बी जी का जब आप 3-4 मिनट में वो कपड़ा आपका जो टॉवल टाइप आप रखवाते हैं एक, जी। तो उसको जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो तुरंत आपने 3 मिनट रखने के बाद आपने जी का रख दिया 3 मिनट बाद। ओके ओके 5 मिनट बी का, 3 मिनट जी का। तो अल्टरनेटली इस ओके। तरह से करेंगे तो आपका पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। जी जी। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके। हेलो। जी हाँ नमस्ते मैम। नमस्कार जी। आपको आपके लेक्चर सुनने में बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। मेरा एक जी क्वेश्चन है मैम, जी। जैसे जो ब्रेस्ट नोड्स या ब्रेस्ट लिम्फ होते हैं वो भी इसी में आते हैं, गहनी में ही आते हैं ना वो भी तो? क्लैम्प्स, किस तरह के क्लैम्प्स बोल रहे हैं सर आप? नहीं, ब्रेस्ट के नोड्स होते हैं जो। नहीं, गायनी सेशन है सर ये। हाँ तो अच्छा, उसमें अभी आप ऑर्गन्स उसको हैं, देखिए फीमेल ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कुछ सहायक हैं, कुछ स्पेशली। तो जो ये यूट्रस है आपका, या आपका फेलोपियन ट्यूब्स है, या ओवरी है, या वेजाइना या सर्विक्स है, ये ओके स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। जो ब्रेस्ट आप बोल रहे हैं उसकी जो ऐठन मरोड़ होगी वो आपका कैंसर। सहायक ऑर्गन है, उसको डायरेक्टली ओके हम इधर ऐसे नहीं रखते हैं। ओके मैम। तो हाँ, पर उसका भी गायनी लेक्चर होगा ना? गायनी में आएगा, गायनी में ही जी आएगा, लेकिन स्पेशली हम वहीं पे उसको रखें यूट्रस फाइब्राइड के साथ में तो वो चीज नहीं होगी। ठीक है मैम। उसमें भी मेडिसिन यही चलेंगी ना, S2 और C2 हाँ, ज्यादा तो? कॉमन S2C2 ही है, बाकी उसका ये जानना पड़ेगा कि उनको जो है दिक्कत प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है, ऐठन है, मरोड़ है, तो वो किस वजह से है। ठीक है मैम। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच। ओके। एनीवन एल्स? लगता है कि अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। सो जी नाइस ऑफ यू, आपने बहुत अच्छे से मुझे सुना, धन्यवाद।
ओके मैम, थैंक यू। फिर हम एक बार सेशन कंप्लीट होने पे एक बार डायरेक्टली बात करके थोड़ा आगे का जो शेड्यूल है उसको हाँ डिसाइड ठीक है। करेंगे। अभी मैं हूँ कहीं, कहीं बाहर नहीं जाना है मैंने। जी अभी जी मैं थोड़ा सा सेशन में बने हुए हैं। ठीक है। जी, बिल्कुल मैम जी। हम्म। ओके, अभी तो फिर अभी हमारा डिसाइड रहा कि नेक्स्ट थर्सडे को हम करेंगे जो गायनी के ऊपर हमारे लेक्चर हुए उसका हम टेस्ट लेंगे, और नेक्स्ट हम फ्राइडे को आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जीआईटी सेक्शन का पूरा हमारा कवर किया गया है इंक्लूडिंग लीवर, तो हम उसका टेस्ट लेंगे। और जो भी उसके 22 में फिर पर्सन का जो भी, उससे पहले एक बार हम उसका रिव्यू जरूर, जो रिवाइज सेशन है वो जरूर करवाएंगे, जिससे कि आपको टेस्ट देने में थोड़ा इजी हो, है ना। तो इस तरह से हम अपना जो अगला जो सेशन है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जो मेरा पार्ट ऑफ टॉपिक था जिसमें कि हमने टेम्परामेंट डायग्नोसिस, डो फिर डोजेज एंड डाइल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन के ऊपर हमने डिस्कस किया है। इस तरह से हमने जो जो अपने जो टॉपिक्स को भी कवर किया है उसके ऊपर भी मैं जल्द ही आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करके फिर जो एक्टिविटी इनके लिए की गई है की जाएगी उसका हम भी एक एक्टिविटी करेंगे, तो उसका भी एक सर्टिफिकेशन हम आपको क्रिएट करेंगे। उसका चार्ज सिर्फ इतना होगा कि आप जब उसको रिसीव करेंगे उधर से अपना पोस्ट ऑफिस से, तो जो उसका आपको 50-100 रुपया देना पड़ेगा वो आप उसको दे देंगे, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। जो उसका कोरियर चार्जेस है वो भी उसे वही आपको बेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको कोई भी एज सच चार्ज नहीं करेंगे उसमें से। और वो उन्हीं को दिए जाएंगे जो उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड होंगे ना, कि जिनको पर्सन को वो सर्टिफिकेशन चाहिए तो वो उनको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए हार्ड कॉपी नहीं करनी है तो उसका एक सॉफ्ट कॉपी डेवलप करवा के भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसको भी, उसका भी हम कोई किस तरह से उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो आपका ऑनलाइन जैसे मान लीजिए आपको प्रोवाइड करवा दिया गया ना, तो उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको भी हम पूरा कोशिश करेंगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट सेशन रहेगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो सेशन रहेगा वो कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाएगा। कोई पेशेंट डिस्कशन तो नहीं है किसी की, जो करंट में किसी का कोई पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ रहा हो? हेलो। डॉक्टर आशिक हेलो। जी। हाँ सर, एक ये थोड़ा सा डिस्कस करना था सर। जी सर एक बोलिए। बच्चादानी कैंसर का पेशेंट है, जी उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या देना है। अब आज का मैसेज है कि ब्लीडिंग भी हल्का हल्का हो रहा है। तो अभी आपने उनको कोई ट्रीटमेंट दिया है वैसे? दिया है सर से, लेके दिया है, किन से बताए सर? हुए थे सर। एक दिन हुआ है देने से। किन किन सर से लेके दिया आपने? बलराम सर से लिए हुए थे। बलराम से, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा फॉर्मूला रिपीट करेंगे? फॉर्मूला सर याद तो नहीं है। चलिए कोई इशू नहीं है, देखिए ब्लीडिंग तो आएगी उसमें ना, बाकी हाँ हाँ मान लीजिए एक हफ्ता देने के बाद अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लगती है आप मुझे एक बार हाँ फॉर्मूला शेयर कर दीजिएगा, तो उसमें हम हाँ हाँ आपके आगे कंटिन्यू कर लेंगे। हॉट कंप्रेस सजेस्ट किया है सर ने अभी? हाँ हाँ बिल्कुल सजेस्ट किए हैं, हम बिल्कुल, बस स्टार्ट कर। आप राइट ट्रैक पे जा रहे हैं ट्रीटमेंट में सर। कोई आपको जी जी आगे जी। कोई भी जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो कंट्रोल्ड कॉम्प्लिकेशन होगी। बस आप उसमें हाँ क्या हाँ। कीजिएगा कि एल्कोलिन का यूज करवाते रहिएगा टाइम टू टाइम में। अच्छा, एल्कोलिन का। जी जी जी। एल्कोलिन सिरप ना सर? जी जी बिल्कुल सर, एल्कोलिन सिरप। ठीक है सर। जी, बाकी जो उन्होंने आपको सजेस्ट किया उसको आप एज इट इज कंटिन्यू कीजिए, और 2 हफ्ते जी। के बाद उसका क्या रिपोर्ट है आप बलराम जी से भी हाँ डिस्कस कीजिएगा और एक बार मेरे से भी डिस्कस कर लीजिएगा सर। ठीक ठीक ठीक।
ओके, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। नेक्स्ट प्लीज, किसी और को कोई पेशेंट की कोई कॉम्प्लिकेशन या कंसल्टेशन है तो। हेलो, नमस्कार। डॉक्टर हेलो आनंद सर। जी, डॉक्टर आनंद सर नमस्कार। जी बोलिए सर, अपना नाम ले लीजिएगा एक बार। सर बोल रहा हूँ सर। तो अभी ना कुछ क्वेश्चन ने एक साथ कर दिए है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, अपना एक बार माइक ऑफ कर ले, मैं आपका नाम अनाउंस करूंगा, तब आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। और हमारे डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर भोला शंकर गुप्ता जी हैं, अगर उनका भी क्वेश्चन है तो एक बार अपना माइक ऑफ कर ले। ओके उसके सर। बाद नाम नेम अनाउंस करके मैं आपसे फिर आपका क्वेश्चन ले लूंगा सर। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, आपका क्या क्वेश्चन है सर? डॉक्टर प्रदीप कुमार महापात्रा। ये सर मेरा कुछ नहीं है सर, जस्ट ओके सर, नो इशू। डॉक्टर आनंद, आपका कोई क्वेश्चन? डॉक्टर भोला शंकर गुप्ता जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछें। हाँ सर, जी सर। नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर सर मैं रेमिशन क्लिनिक से कुछ दिन पहले से जुड़ा हुआ हूँ। रेमिशन सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक को क्लोज रखिए। हाँ सर, अब जी, आया क्या? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सर। सर मैं रेमिशन से अभी कुछ दिन से जुड़ा हुआ हूँ। जी मैं वंदना मैम के अकॉर्डिंग मैंने मंगाया है कुछ प्रोडक्ट, अब उस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इसके पहले मैं दूसरे फार्मास्यूटिकल का यूज करता था। सर जी मेरे पास एक पेशेंट है, वो यंग एज में है। उसका सर्वाइकल रीजन जो बैक टू नेक होती है सर, सर्वाइकल रीजन, उस रीजन पे इसके एक ट्यूमर था। वो ट्यूमर का इन्होंने ऑपरेट कराया। जी ऑपरेट के बाद कुछ दिन बाद फिर वो बूम कर गया। क्या सर ओके। उसका कुछ किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, वो फिर से डेवलप अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी डिजीज रिपीट होती है, इसका मतलब कि वो खुद में बीमारी नहीं है, सर। वो लक्षण है। आपकी आवाज सर सर मेरी आवाज आ रही है? ब्रेक कर रही है। देखिए, जब कोई बीमारी रिपीट करती है तो आवाज इसका सर मतलब कि ब्रेक वो कर रही बीमारी नहीं है, वो लक्षण है ना? हाँ सर। तो अगर वो ट्यूमर बन रहा है तो वो किसी और कारण से ट्यूमर बन रहा है। ओके, पहली बात तो होगी ये। तो आप सबसे पहले उनका कुछ जो बेसिक डायग्नोसिस था, जो भी उन्होंने करवाया, वो शेयर कर दीजिएगा। उसके साथ उनका KFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल एंड CBC होना जरूरी है। LFT, लिपिड प्रोफाइल, लिपिड, जी लिपिड प्रोफाइल एंड CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। CBC। जी, आप इसका मेरे को रिपोर्ट एक बार शेयर कर दीजिएगा। उसके बाद हम एक कंक्लूजन करने की कोशिश करेंगे और फिर आगे हम ट्रीटमेंट उसको एज इट इज देंगे सर। सर एक और रिक्वेस्ट करता हूँ। जी 15 मैम से मुझे शेयर किया था। हमारे दरअसल मेरा सेंटर वाराणसी में 3 सर, माइक को थोड़ा क्लोज कीजिए। आश्रम में सर मैं चैरिटी अब मैं मेरा 2 सेंटर सर आश्रम में, मेरा 3 सेंटर वाराणसी में है। जी 2 सेंटर मेरा आश्रम के तहत है, तो मैं चैरिटी भी करता हूँ। जी 11 साल से कर रहा हूँ। तो मेरे महाराज जो है सर, उनके साथ एक प्रॉब्लम है। जी उनको जैसे ही गर्दन इधर उधर करना या ऊपर करना कुछ भी, तो उनको कुछ सेकंड के लिए फील होती, कुछ सेकंड के लिए पूरी पूरी बॉडी सर उनकी वार्म अप हो जाती है, गर्मी सी लहर दौड़ती है। जी और उसके बाद दोनों पांव उनके ढीले हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। ओके तो 15 मैम से मैंने शेयर किया था उनका रिपोर्ट। जी तो मैम ने मुझे कुछ सजेस्ट किया था, वो मेडिसिन चला रहे हैं, पर उसके कोई अभी रिस्पॉन्स नहीं है। ओके, आप मुझे एक बार उनका जो रिपोर्ट क्या आपने शेयर किया था वो शेयर कर दीजिए। और उसके साथ जो उनके अदर जो टेस्ट हैं और जो आपने क्या मेडिसिन दिया वो एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? हो सकता है कि हमारे को सर डोज एडमिनिस्ट्रेट करवाने में कोई दिक्कत आ रही हो। अच्छा, मैं ये कह रहा जी हूँ सर, वो फिर किस नंबर पे, क्योंकि मैं पहली बार, थैंक यू वंदना मैम को
कि उन्होंने पहली बार इस सेशन के लिए मुझे आज कनेक्ट किया है, लिंक दिया है, तो मैं अभी कनेक्ट हुआ हूँ। जी जी। तो सर आपके पास गाइड है, गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक है ना? हाँ सर है। इसमें आपका जो फर्स्ट पेज आप ओपन करेंगे, यहाँ पे सनम शर्मा लिखा हुआ है और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है सर। ओके सर। आप इस पे ही अपना डिटेल डाल दीजिए सर। ओके सर। क्योंकि जी कल संजीव सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि मैं कंसल्टेंसी का नंबर देता हूँ, आप मुझे डिटेल दे दो। उन्होंने भेजा है, तो व्यस्तता की वजह से हमको लग रहा है सर ने अभी तक देखा भी नहीं। कोई इशू नहीं, आप इस नंबर पे आप मुझे डाल दीजिए सर। ठीक सर। जी जी जी। Sir, just I want to, sir, just I want जी to सर। have a question with you, जी sir. सर। जी सर सर। जी अभी 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 हमारा जो क्लिनिकल गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो ये तो हमारा 3 साल से है मेरा पास। जी सर ये जो बाकी बाकी जो है नया कुछ किताब, कोई डॉक्टर अंकित प्रजापति मेरे को बोल रहे थे, जी जी। जी आपका जी सर कंपनी का कुछ नया किताब निकला है क्या सर इसका जी, बिल्कुल बिल्कुल बीच सर, में? बिल्कुल बिल्कुल। सर वायर फ्रॉम कहाँ से मिलेगा सर? मैं ये किसे? सर आप अंकित जी से भी मंगवा सकते हैं और आपको डायरेक्टली यहाँ से भी भेज दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा 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 सर। जी अच्छा सर। अच्छा सर, आप जब मैं आपसे मैं बात करूंगा कल, बिल्कुल और बिल्कुल। करने से मैं क्या व्हाट इज द प्राइस ऑफ, सो दैट आई कैन सेंड यू द प्राइस सर ऑफ ये द बुक? आपको अराउंड 750 की पड़ जाएगी, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस ना। सॉरी सॉरी, ओके नहीं ओके। 750 नहीं, 850 की पड़ेगी, इंक्लूडिंग कोरियर चार्जेस। ओके इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक डायग्नोसिस बाय टेम्परामेंटल एंड साइकोलॉजिकल इंडिकेशंस। ओके ओके सर। जी ओके जी सर। सर आई सेंड द प्राइस अकॉर्डिंगली। जी जो जी आपका जो देंगे, टेलीफोन नंबर देंगे, मैं ये कर दूंगा, बाकी मेरा जी। एड्रेस में भेज देंगे सर। श्योर सर, श्योर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। किन्हीं और डॉक्टर का कोई क्वेश्चन? हेलो यस सर। सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं डॉक्टर विनोद यादव, कुशीनगर जिला, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, जी सर। और मेरा आपके साथ पहला सेशन है। जी जी सर, हम लोग देखते हैं कि आजकल आर्थराइटिस, नी पेन, ये सब समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, और पेशेंट हम लोग के पास तभी आते हैं जब वो पेन किलर खाते खाते अपने को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उनकी वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि भाई हमने ये पिल लिया, आधे घंटे 1 घंटे में ये हमको मिल गया। जी इस तरह का है का कोई मेडिसिन, कोई फॉर्मूला कि उनको नेचुरली तो हील किया जाए, उसमें समय लगेगा, लेकिन उनको ये भी लगे कि हाँ हम ठीक हो रहे हैं, मतलब पेन से उनको निजात मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें देखिए, हम लोग फेल हो जाते हैं। आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है सर। और वो आंसर इस तरह से है कि जब वो पेन किलर या जिस भी चीज को वो कंज्यूम कर रहे हैं ना, उसकी एक ना टाइम ड्यूरेशन होती है। मान लीजिए कोई रोज कंज्यूम कर रहा है, किसी को 2 दिन में लेना पड़ रहा है, किसी को 3 दिन में लेना पड़ रहा है ना। जी जी जब वो हमारी मेडिसिन लेना शुरू करेगा तो उसका वो टाइम 3 महीने के अंदर जीरो हो जाएगा सर। मान लीजिए जो पहले जो आपका रोज ले रहा है, 1 महीने के बाद वो हफ्ते में 2 बार लेना शुरू कर देगा उस चीज को, है ना। जी। उसको हम लेकिन एकदम। वो, जी जी। हाँ, वो तो आराम मिलता है, कई बार हमने ऑब्जर्व किया है, लेकिन उनको लगता है कि भाई विद इन 1 वीक या विद इन 2 डेज, सर 5 डेज। एकदम से नहीं छूटेगी ना, जो चीज वो पिछले 6 महीने, 1 महीने, चार, अगर 1 महीने से भी वो कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं ना, 1 महीने के अगर एक जी हफ्ते से भी कॉन्टिन्यूस ले रहे हैं, तो उसने अपने बॉडी में एक स्पेस बना लिया होता है। आप उस पर्सन को बोलेंगे ये कि अगले 3 महीने के अंदर आपकी ये दवाई जीरो होगी, पर 3 महीने का समय आपको देना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि दिस इज जी जी डॉक्टर्स ऑनेस्टी। यही अब हमारा ऑनलाइन सेशन हुआ था उस दिन जो प्रैक्टिस का, उसके अंदर भी लास्ट में यही था। उन्होंने पेशेंट अपनी दवाइयाँ दिखाया कि ये देखिए, ये मेरा चला है दवाई, इतनी मेरे पास दवाई चली हुई है, मैं ये खा रहा हूँ कंटिन्यूस। तो डॉक्टर का कहना जी यही है कि अगले 6 महीने के अंदर इसको बिल्कुल हम जीरो करेंगे, पर 6 महीने का समय लगेगा ही लगेगा। तो इस तरह से जो भी आपके ये पेन के रिगार्डिंग जो पर्सन आते हैं, आप उनको यही बोलेंगे कि आपको हम अभी ये लेना बंद नहीं करवाएंगे, पर जो चीज आप मान लीजिए डेली रूटीन में ले रहे हैं, अगले जी 1 महीने के अंदर वो मान लीजिए 20% कम होगी, उससे अगले दूसरे महीने में जाते जाते वो 40% कम हो जाएगी, तीसरे महीने जाते जी जाते वो 60% कम हो जाएगी। ऐसे करते करते विद इन 3 to 5 मंथ में वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, आपका जो अदर सिस्टम की आप दवाई ले रहे हैं। हालांकि वो दूसरे से तीसरे महीने के अंदर ही जीरो हो जाता है। फिर हाँ चाहे सर, वो पेन लेकिन क्या, किलर हो या फिर
कोई प्रलोंग दवाई ले रहा है, जैसे बीपी की दवाई ले रहा है, ब्लड प्रेशर की या थायराइड की ले रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी दवाई, डायबिटीज या किसी भी तरह की लंबे समय से दवाई ले रहा हो, तो 6 महीने के अंदर हम उसको धीरे धीरे करके जीरो करवा दें। सर गुड आफ्टरनून सर। सर ठीक है सर। विनोद सर बस 1 मिनट विनोद सर को अपना क्वेश्चन कंप्लीट करने दीजिए सर, प्लीज बोलिए। हाँ सर, और बात ये भी थी कि क्या वो जो भी स्टेरॉइड्स हैं जो भी ले रहे हैं अब तो जाने, उनके साथ हम अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी वो हम देखिए, सिर्फ आधे से 1 घंटे का फर्क होना चाहिए, बाकी जो हम अपनी मेडिसिन देते हैं वो खाने से पहले, खाने के बाद ही देने वाले हैं, है ना। जी जी। तो वो उस तरह से उसका गैप लेके कर सकते हैं, और डेफिनेटली उनको पहले ही हफ्ते में ही, मान लीजिए अगर आपका एक पर्सन आया जो कि हफ्ते में 2 से 3 बार ले रहा है ना, तो उसको एक बार का चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट हफ्ते में उससे डबल हो जाएगा, और इस तरह से 1 मंथ तक जाते जाते, जो मान लीजिए वो अगर 1 महीने में 10 बार ले रहा था ना, तो इस महीने में जी उसको 5 बार ही लेने की जरूरत पड़ेगी। इस चीज को भी आप मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं, और आपको ऑब्जर्वेशन करने को मिलेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जी मनोज सर, प्लीज अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए हाँ सर। सर, जो बच्चा जो देखे थे पेट निकला हुआ, उसका जी जो डायग्नोसिस पहले वाला चल रहा था, दूसरा बच्चा पहला बच्चा जी वाला, जी 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 हाँ, तो उसमें सुधार नहीं हुआ, तो फिर हम उसको सर किडनी वाली दवा जी। ज्यादा सुधार नहीं हुआ, सुधार हुआ तो फिर उसको सर मैंने आपको बोला था एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेंगे आप मेरे साथ उसको, क्योंकि मैंने उसको बोला हफ्ते के लिए देंगे, ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं देना, वो वाला क्वेश्चन जो पहले वाला था, जी है ना। जी 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 जी, तो आप उसका ठीक एक बार शेयर करके, तो उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए रेगुलर में, तो हम देख लेंगे। जी 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 जी। ठीक, ओके सर। ओके सर। ओके। इसमें सर अपने पास ऐसा कौन सा टैबलेट या वो है कि जो पेन किलर, जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की यूपी वालों ने? सर देखिए, पेन के लिए ना, अगर तो मान लीजिए आपकी डिजीज बेस्ड पेन है, अब किडनी स्टोन की पेन है, तो ऐसे एज सच कोई भी कंडीशन नहीं होती है, आप हॉट कंप्रेस और फॉर्मूला के साथ ही उसको कवर करते हैं सर। और ये नी ज्वाइंट पेन वगैरह में? उसमें भी आपका फॉर्मूला तो चल ही रहा है साथ में, है ना। साथ में अगर आपको ज्यादा से ज्यादा देना है तो आप R18 या रिलैक्सो एसपी का यूज करवा सकते हैं। भाई क्या होता है कि 10-15 दिन पेशेंट दवा खाने के बाद फिर दोबारा नहीं आता, बोले यार हमको मुझसे कुछ फर्क ही नहीं महसूस हुआ। सर देखिए, अब ये ऐसा है समस्या कि हो जाती है। पहली बात तो अभी तक आपने रविसन की दवाई को कंटिन्यू किया नहीं है अभी, है ना। हम्म, जी, जब आप हमारी दवाई को कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूँ कि आपके साथ ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम्म। जी। अभी जैसे अपन ने वो गाउट और ये आता ना अपना आर्थो, अर्थो ऑयल, बिल्कुल। इससे भी कोई हाँ, इससे भी कोई फर्क नहीं आता है ज्यादा, ऐसा सर कुछ? अब देखिए, अब इसमें आपको पेशेंट का ऑब्जर्वेशन तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ। जी, अब मान लीजिए वो पेशेंट आपके पास एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आके वो गया, हम्म। तो उसका मतलब उसको रिलीफ आ रहा था, और उसको पहले से मान लीजिए जो पहले उसका 100% था, वो हो सकता है कि 30-40% पे जाके रुक गया, मतलब 30-40% हुआ चेंज, उसके बाद वो रुक गया, तो इसलिए वो आपके पास दोबारा नहीं आया। बाकी जैसा कि मैंने आपको हाँ। बताया कि वो पेशेंट आपको रिलीफ बताता ही बताता जब आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो अगर जी अभी आपको ऐसा लगता है कोई आपका ऐसा पेशेंट है जिसने नेगेटिव फीडबैक दिया है, तो 2-3 पेशेंट को आप ऑनलाइन ले लीजिएगा, हम सेशन के दौरान ही उनसे सारी चीजें कंफर्म कर लेंगे। बाकी सबसे बड़ी बात जी है, जब तक शरीर में दवाई नहीं जाएगी, तब तक आप उसको जो मर्जी देते रहिए, तो उस तरह से आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है सर। जी। जी। पर ठीक सर। अगर आपके कोई ऐसे पेशेंट होंगे ना, तो 3-4 पेशेंट को आप टाइम देके, आप उनको बेशक लाइव जी सेशन में जोड़ लीजिएगा हमारे साथ। उसको हम जी कैसे आस्क आउट करना है, आप ही उनके पहले क्या सिम्टम थे वो हमसे शेयर करेंगे, डाटा तो आपने बनाया ही होगा ना उनका, जब आपके पास आए थे तो जी क्या क्या सिम्टम थे उनके। तो जब अभी 2 हफ्ते उसने दवाई तेल से मालिश की है, तो उसको क्या चेंजेस जी आए हैं उसके बारे में हम पूछ लेंगे उनसे, मालूम पड़ जाएगा। जी जी जी। जी जी। ठीक सर, थैंक यू। जसपाल सर का भी हाथ हैंड रेस था, क्या कोई क्वेश्चन है आपका सर? नमस्कार सर। जी जी सुरेंद्र नमस्कार। कुमार जी 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 सर। नमस्कार सर, कैसे हो सर? बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया जी सर, और कैसे हैं आप?
बस सर, दुआया से याद है सर। जी जी सर बेटी है मेरी, 28 ईयर की है। जी जी जी। साइटिका की प्रॉब्लम है सर। ओके तो दोनों पैरों में ऊपर से नीचे तक पेन रहता है उनके। ओके तो सर अभी तो वो एलोपैथिक खा रही थी, लेकिन उससे जब तक खाती है जब तक आराम मिलता है, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता। जी। तो सर अपने अपने मेडिसिन में क्या उनको थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको क्या ओके, फार्मूला बना के दूं। अच्छा इनका जनरल चेकिंग हुआ है, जैसे कि कोई KFT LFT वगैरह या कोई भी ऐसे चेकअप हुआ इनका? सर KFT LFT तो नहीं किया सर, एक्सरे वगैरह कराया था, उसमें तो नॉर्मल था सर। नहीं सर, आप एक बार इनका ना बॉडी लैंग्वेज के लिए, और हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं है किसी तरह का? नहीं सर ऐसा तो नहीं है। हाँ, फिर आप एक बार इनका ना KFT LFT करवा लीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, दोनों टेस्ट KFT, सीखने ही कराना सर। हाँ जी, KFT LFT लिपिड प्रोफाइल एंड CBC, ठीक है सर। जी ये तो आप करवा ही लीजिएगा इनका ना। जी सर, उसके बाद मेडिसिन। जी जी, फिर उसके बाद एक बार डिस्कस करके हम आगे कर लेंगे। आप बेशक कल मॉर्निंग में करवा लीजिएगा और फिर मैसेज डाल दीजिएगा सर। जी सर, ठीक है सर। जी ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तो हमारे साथ हमारे नेक्स्ट लेक्चर एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए डॉक्टर शुभम जी जुड़ चुके हैं, और मैं शुभम आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना एक बार कैमरा ऑन कर लें। शुभम अपना बोलिए। हाँ कर रहे कैमरा, एक मिनट। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। सर आज झज्जर हरियाणा में ओके। अभी यहाँ पर कैंप लगाया था डॉक्टर शिव कुमार जी के यहाँ, जी 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 जी। डॉक्टर महेश जी और ओके, चलिए बढ़िया सर, बढ़िया है। ओके शुभम, आप दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पे। शुभम ओके, ये सही है स्क्रीन आपकी। हाँ भाई। ओके शुभम, प्लीज आप अपना ना स्टार्ट करेंगे लेक्चर आज का। तो इसमें आपका क्या रहेगा? हाँ बोलिए। जी, अभी आप जो प्रीवियस है उसको मत आज डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। आप आज के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, और फिर उसके बाद हम जो आपका जो मैंने बताया था कि आपका GIT का फुल का जो टेस्ट लेना है ना आपने, हाँ जी उसको आपने कैसे आगे कंटिन्यू करना है उसके ऊपर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे ना। ठीक है। जी तो तो ठीक है, वो आप क्या एक, जी आप अब अभी? आज के लिए आज आप इसको कंटिन्यू कीजिए, आप इसको स्टार्ट कीजिए। लेक्चर के हाँ खत्म होने के बाद मैं आपसे एक बार डिस्कस करके, फिर हम उसका जो आपको एक बार इनको रिवीजन भी पूरा करवाना है, जो GIT का हम्म, रिवीजन करवाना है एक दिन आपको, तो उसको हाँ हम डिसाइड कर लेंगे। आज आप सिर्फ जो ठीक आज का लेक्चर है उसको उसी से स्टार्ट कीजिएगा। ओके ठीक है। ठीक जी, ओके ओके, थैंक यू, ओवर टू यू। ठीक। आप सभी को मेरा प्रणाम। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सेकेंड क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। पहले तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं नाक के द्वारा, तो वो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स में जाता है, वो क्या करता है, उस ऑक्सीजन का यूज करके, यूटिलाइज करके, जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो कि हम लोगों ने GIT में पढ़ा था, उसको क्या करता है, उससे एनर्जी लेता है। एनर्जी लेने के बाद फिर उसको उससे CO2 को रिलीज करवाता है। मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गया कि एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो ऑक्सीजन का यूज करके जो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज,
फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल, ये सबसे इसको तोड़ करके जो एनर्जी रिलीज होता है उसको देना बॉडी को, उसके बाद हमारे बॉडी से CO2 को बाहर निकालना। ये था रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ब्रीदिंग होता है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं जो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं जो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को, ये छोटा जो प्रोसेस है इसको ब्रीदिंग कहते हैं। और रेस्पिरेशन पूरा बड़ा प्रोसेस है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, एक इंटरनल रेस्पिरेशन और एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच होता है, और ये मैकेनिकल प्रोसेस है और इसमें एनर्जी का यूटिलाइज होता है, मतलब एनर्जी यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लिए, ठीक है, और इसमें हम लोग का लंग्स जो है एनर्जी यूज करता है और ये मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद आता है हम लोग का एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सॉरी। और फिर इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, जो हमारे सेल में होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हुआ, जो हम लोग ऑक्सीजन लिए बाय मैकेनिकल प्रोसेस, जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में होता है, मतलब सांस लेना। और फिर जो इंटरनल रेस्पिरेशन है उसमें क्या हुआ, उसमें सेल का प्रोसेस होता है, इसमें केमिकल प्रोसेस होता है। ये क्या करता है, जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सबसे एटीपी बनाता है। एटीपी क्या होता है, ये हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे हमारा बॉडी काम कर सके। तो ये था ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन और एक डक्ट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या था, हमारा ये नसल कैविटी था, फेरिंग्स था, लैरिंग्स था, ट्रैकिया था, ब्रोंकाई था और ब्रोंक्यूल्स था। और जो डक्ट था उसमें हमारा एल्वोलाई था और डक्ट्स। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसा है। सबसे पहले जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बाय नॉस्ट्रिल, नाक के थ्रू, फिर ये नसल पैसेज के होते हुए फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स अटैच होता है। लैरिंग्स को ही हम लोगों ने वॉइस बॉक्स बोला था। ये फेरिंग्स जो है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड करता है, नेसोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। पिछले क्लास में मैंने आपको ये सब बताया था, अभी बस रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद लैरिंग्स होता है जिसके थ्रू हम लोग बोल पाते हैं, और लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहा जाता है। वॉइस बॉक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिए नॉस्ट्रिल के थ्रू, फिर नॉस्ट्रिल से हम लोग नसल पैसेज के थ्रू ये फेरिंग्स में आता ऑक्सीजन। फेरिंग्स तीन पार्ट में डिवाइड था, नेसोफेरिंग्स, ऑरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर ये फेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स से अटैच होता है जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग बोल पाते हैं। और फिर ये लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस प्रेजेंट था, जो प्रिवेंट करता था, जो हम लोग खाते थे उस खाने को विंड पाइप में, मतलब ट्रैकिया में जाने से बचाता था। तो इसी को ये एपिग्लॉटिस इसको कहता है, जो प्रिवेंट करता है कि खाने जो हम लोग खाए वो इशोफेगस से, जो फूड पाइप से विंड पाइप में खाना ना जा पाए। उसके बाद इससे ही अटैच था हमारा ट्रैकिया, जो सी शेप कार्टिलेज का बना हुआ था। कार्टिलेज बहुत हल्की हड्डी होती है और बहुत पतली हड्डी होती है, उसी से हमारा ट्रैकिया बना था और इसी शेप का होता है। फिर ये ट्रैकिया जो इसका लेंथ था 12 सेंटीमीटर, और जो ये फेरिंग्स है इसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर से लेकर के 14 सेंटीमीटर। उसके बाद ये ट्रैकिया डिवाइड किया ब्रोंकाई में, और ये ब्रोंकाई
दो अलग लंग्स में गया, एक राइट लंग्स में, एक लेफ्ट लंग्स में, और ये ब्रोंकाई ट्री लाइक स्ट्रक्चर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर गया। फिर ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और फिर टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड किया था। फिर ये ऑक्सीजन जो आते गया फिर ब्रोंकाई में गया, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में गया, फिर ब्रोंक्यूल्स से अटैच होता है एल्वोलाई, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है या ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है अंगूर के जैसा। और ये पूरा हमारे लंग्स में 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वोलाई का क्या काम है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाना, मतलब कि गैसियस एक्सचेंज करवाना, जो ऑक्सीजन आया उसको हमारे बॉडी में देना, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना। ये एल्वोलाई से ही अटैच हमारा ब्लड कैपिलरी होता है। ब्लड कैपिलरी क्या करता है, इसमें ब्लड प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन बस अभी हम लोग ये जान लेते हैं हेमोग्लोबिन क्या होता है, जो कैरी करता है ऑक्सीजन को। ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है और हेमोग्लोबिन के वजह से ही हमारा खून जो है लाल होता है। तो ये आरबीसी ही ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये एल्वोलाई से ऑक्सीजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, फिर ये हेमोग्लोबिन ही ये सेल में जाके पहुंचाता है। ये जो एल्वोलाई है ये टोटल 300 मिलियन होता है, दोनों में, एक लेंस में 300 मिलियन, फिर दूसरे में भी 300 मिलियन। और फिर हमारा जो लंग्स है इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोगों ने कहा था प्लूरल लेयर, और ये प्लूरल लेयर में ही प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट था जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद हमारा जो लंग्स है वो सामने से जो लंग्स को हमारा प्रोटेक्ट करता है वो है स्टर्नम, स्केलेटल सिस्टम में आता है। सामने से स्टर्नम इसको प्रोटेक्ट करता है, फिर साइड से लेटरली जो है हमारा रिब्स जो है 12 रिब्स वो प्रोटेक्ट करता है। और जो नीचे से हमारा डायफ्राम प्रोटेक्ट करता है, और हम लोग जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो यही डायफ्राम मूव करता है। और ठीक हमारे लंग्स को पीछे से वर्टिब्रा, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, वो प्रोटेक्ट करता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इतना पढ़ा था, उसी को शॉर्ट वे में मैंने आज बताया। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब ये जो लंग्स है हमारा, ये प्लूरल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट था, जो क्या करता था, लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता था। और इसी से एल्वोलाई जो है इसी के जस्ट नीचे कैपिलरी से प्रेजेंट है। यही कैपिलरी में ब्लड सप्लाई होते रहता है, इसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये हेमोग्लोबिन ही एल्वोलाई से गैसेस एक्सचेंज करता है और ऑक्सीजन ब्लड में देता है। फिर वही हेमोग्लोबिन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लाया, फिर ये एल्वोलाई में जाकर के छोड़ दिया। फिर आगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो हमारा एल्वोलाई और ब्लड में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑकर्स इन एल्वोलाई ऑफ लंग, ये हमारे एल्वोलाई में होता है, जिसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे लंग्स का में जो मेन काम करता है वो एल्वोलाई ही है, जो CO2 और O2 का एक्सचेंज कराता है। उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंप्लीट इन 3 स्टेप, और जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा सेलुलर रिस्पायरेशन, और तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, एल्वोलाई ऑक्सीजन ट्रांसफर टू ब्लड। एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में गया, उसके बाद इन ब्लड दिस ऑक्सीजन ट्रांसफर टू डिफरेंट टिश्यू बाय हेमोग्लोबिन। और फिर ये क्या करता है, एल्वोलाई जो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में दिया, फिर ब्लड स्ट्रीम में ही आरबीसी प्रेजेंट होता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट करता है, जो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर ये हेमोग्लोबिन टिश्यू में
हर एक टिश्यू में जाता है, वहां जाकर के ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसका ग्रोथ कराने में हेल्प करता है, फिर वही सेल से CO2 लाता है। उसके बाद ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। उसके बाद सेलुलर रिस्पायरेशन, इसमें क्या हुआ, जो ऑक्सीजन आया सेल में, ठीक है, तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन करवाता है। कैसे, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज, जो भी हम लोग खाए थे फूड कंपोनेंट, ठीक है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वो जो टूटा था ग्लूकोज, फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में जो एब्जॉर्ब करा है, तो यही ग्लूकोज को तोड़ता है और फिर कन्वर्ट करता है CO2 में। तो ये ऑक्सीजन जो लाया, ठीक है, एल्वुलाई जो ब्लड में गया, फिर हेमोग्लोबिन कैरी करते हुए वो टिश्यू में लेके गया, फिर क्या हुआ, वही ऑक्सीजन क्या हेल्प किया सेल में, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया था उसको तोड़ा, फिर तोड़ करके सेल को ATP प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड किया, ताकि वो काम कर सके, ग्रोथ कर सके। उसके बाद जो ग्लूकोज टूटा फिर वो कन्वर्ट हो गया CO2 के फॉर्म में, फिर यही CO2 थर्ड हमारा प्रोसेस क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। तो CO2 जो हुआ वो ट्रांसफर किया फिर हार्ट में, तो ये जो ग्लूकोज टूटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर हुआ हार्ट में, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। फिर ये हार्ट सेंड किया, मतलब भेजा CO2 को लंग्स में, और ये पूरा प्रोसेस है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये बेसिक है, इसी को हम लोग और अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से क्या पढ़े। ये जो हमारे लंग्स में एल्वुलाई प्रेजेंट है 300 मिलियन, यही गैसेस एक्सचेंज करवाता है, ये O2 लाता है हम एटमॉस्फेयर से और फिर ब्लड में देता है, फिर ब्लड से CO2 लेता है, फिर वो नोज के थ्रू हमारे नाक से बाहर निकालता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करवाता है। एल्वुलाई का काम क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन को देना और CO2 को लेना। तो ये 3 स्टेप में डिवाइड होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा सेलुलर रिस्पायरेशन और तीसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एल्वुलाई जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसफर किया ब्लड में, एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन गया नोज से होते हुए फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल से होते हुए जो एल्वुलाई में गया, फिर एल्वुलाई क्या किया, ये ब्लड में दिया ऑक्सीजन, फिर ये ब्लड जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसफर किया हर एक टिश्यू में बाय हेमोग्लोबिन। जो ब्लड में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन को कैरी किया, ऑक्सीजन को लिया, उसके बाद वो हर एक टिश्यू में जाकर के पहुंचाया। उसके बाद फिर सेकंड क्या होता है, सेकंड सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो हर एक टिश्यू में पहुंचा वो सेलुलर रिस्पायरेशन करवाया। कैसे, जो सेल में ऑक्सीजन गया वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ा और फिर उससे CO2 मिला, वो CO2 क्या हुआ, CO2 फिर वो हार्ट के पास गया, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू गया। मतलब जो ऑक्सीजन आया वो ग्लूकोज से एनर्जी लिया तोड़ करके ATP के फॉर्म में, और उससे एनर्जी दिया सेल को जिससे वो काम कर सके। उसके बाद उससे CO2 कन्वर्ट हुआ, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बचा, वही कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट में गया, किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। फिर ये हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में भेजा। इस पूरे प्रोसेस को एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। मतलब हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है फिर ये CO2 निकलता है, उसको हम लोग बेसिक फॉर्म में पढ़े, फिर आगे इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन। mechanism of respiration.
में क्या हो गया, सबसे पहले हो गया इंस्पायरेशन और दूसरा हो गया एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि जो भी हम लोग ऑक्सीजन को लिए नोज के थ्रू, ठीक है, तो उस प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं और वो लंग्स तक पहुंचाता है। मतलब वो टू लिए और ये लंग्स में जाकर के पहुंचाया, इस प्रोसेस को मतलब इनहेलेशन। तो इनहेलेशन मतलब क्या हुआ कि सांस लेना, और एक्सहेलेशन क्या हुआ, सांस को छोड़ना। तो इंस्पायरेशन में इनहेलेशन प्रोसेस होता है जिसमें O2 लेते हैं और वो लंग्स तक पहुंचाता है। फिर एक्सपायरेशन में क्या होता है कि हम लोग CO2 छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में। जो हमारे लंग्स में CO2 गया हार्ट के थ्रू, उस CO2 को हमारे नोज के थ्रू निकालना इन एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर में CO2 को बाहर निकालना हमारे शरीर से, उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। और इसमें जो प्रोसेस होता है इसको एक्सहेलेशन कहते हैं। मतलब इंस्पायरेशन में इनहेलेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग O2 लेते हैं, फिर उसको लंग्स तक पहुंचाते हैं। ये ब्रीदिंग का प्रोसेस हुआ। उसके बाद सेकंड जो है वो हुआ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में क्या होता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब सांस छोड़ना और इनहेलेशन मतलब सांस लेना। तो एक्सहेलेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो लंग्स में हार्ट से CO2 गया, इस CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में, बाहर छोड़ते हैं यहाँ पे। ये हुआ मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन। अब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। ये मैकेनिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में जो प्रोसेस होता है वो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच होता है, मतलब कि हम लोग सांस लेते हैं और उसमें मैकेनिकल प्रोसेस होता है और उसमें एनर्जी का यूज होता है, मतलब सांस लिए और छोड़े तो वो क्या हुआ, वो एनर्जी का यूज किया। और फिर जो इंटरनल रिस्पायरेशन है उसमें क्या हुआ, एनर्जी सिंथेसाइज होता है, मतलब एनर्जी बनता है। कैसे, सेल में केमिकल प्रोसेस हुआ, वो क्या किया, जो ऑक्सीजन उसके पास पहुंचा था सेल में, वो क्या करता है, वो सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ा, उससे एटीपी लिया। एटीपी जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, ये एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को ग्रो करने में या फंक्शन करने में। तो ये क्या किया, इस प्रोसेस में क्या हुआ, एनर्जी का सिंथेसाइज हुआ, मतलब एनर्जी बना। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखेंगे कि जो एक्सपायरेशन ये एक्सटर्नल एक्सपायरेशन है उसमें क्या होता है, एनर्जी का यूज होता है, मतलब एनर्जी यूटिलाइज होता है सांस लेना और छोड़ना में। लेकिन जो इंटरनल एक्सपायरेशन होता है उसमें एनर्जी सिंथेसाइज होता है, मतलब एनर्जी बनता है किसके थ्रू, सेल में बनता है एटीपी के थ्रू। वो क्या करता है कि सेल में सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स को O2 तोड़ता है और उससे एटीपी बनाता है। एटीपी मतलब एनर्जी बनाता है जिसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, और वही सेल को ग्रो करवाता है, फंक्शन कराने में हेल्प करता है। तो ये पूरा बेसिक था, फिर हम लोग इसी को अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पहले फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नाक के थ्रू ये ऑक्सीजन लिए, उसके बाद फिर नेसल पैसेज से फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स जो है वो लैरिंग्स से अटैच होता है। जो फेरिंग्स है उसका लेंथ कितना होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है, और फेरिंग्स से लैरिंग्स अटैच होता है। लैरिंग्स को ही हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं जिसके थ्रू हम लोग बोल पाते हैं, और लैरिंग्स के ऊपर ही एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है फूड पाइप और ये लैरिंग्स के बीच में। ये क्या करता है कि जो हम लोग खाते हैं तो वो खाना
विंड पाइप में मतलब ट्रैकिया में ना जा पाए, उससे बचाता है। तो ये लैरिंक्स के ऊपर एक एपिग्लॉटिस कैप प्रेजेंट होता है। फिर लैरिंक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसके बाद लैरिंक्स से अटैच होता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो सी शेप का कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या हुआ, बहुत हल्का हड्डी या बहुत कमजोर हड्डी होता है। ये सी शेप का कार्टिलेज से बना होता है हमारा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया से ऑक्सीजन होते हुए ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक राइट लंग्स में जाता है और एक लेफ्ट लंग्स में जाता है। वही ब्रोंकाई डिवाइड करता है किसमें, ब्रोंक्यूल्स में, ट्री लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब पेड़ की तरह। और फिर उसी से अटैच होता है हमारा एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये टोटल 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होता है हमारे एक लंग्स में। मतलब प्रत्येक, मतलब राइट लंग्स में 300 मिलियन एल्वोलाई के लगभग, और जो लेफ्ट लंग्स में उसमें भी 300 मिलियन एल्वोलाई के लगभग प्रेजेंट होता है। और ये एल्वोलाई जो है ये गैसियस एक्सचेंज करवाता है, मतलब CO2 को हमारे ब्लड में देता है और फिर CO2 को लेता है। फिर जो ब्लड कैपिलरी जो है, जो ब्लड कैरी करता है, उसमें ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हेमोग्लोबिन का क्या काम है, जो एल्वोलाई से ऑक्सीजन आया उसको लिया, मतलब कैरी किया, फिर उसको टिश्यू में जाकर के पहुंचाया। फिर टिश्यू में सेल तक गया। फिर सेल क्या करता है, उसको ऑक्सीजन का यूज करके सिंपल फ्यूल मॉलिक्यूल्स को तोड़ के एनर्जी लिया एटीपी के फॉर्म में। फिर जो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बचा उसको जाकर के हेमोग्लोबिन में दिया। फिर हेमोग्लोबिन उसको कैरी करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी में के थ्रू वो एल्वोलाई में भेजता है। फिर एल्वोलाई से होते हुए फिर हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, मतलब कि ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में जाता है, फिर ट्रैकिया से, फिर लैरिंक्स में, फिर फेरिंक्स में, फिर नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के थ्रू बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारा इंस्पायरेशन प्रोसेस है जो हम लोगों ने बेसिक में जाना। अब उसको आगे जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग अच्छे से और पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना है। धन्यवाद। जय मेटी, जय इलेक्ट्रॉनिक, जय रघुनाथ। धन्यवाद शुभम। तो हमारा आज का जो सेशन है उसमें हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और गायनी के जो डिजीज को कवर करते हुए, और हमने एक रिवीजन किया था कि हमने जो लाइव इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस देखी थी उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ को ऑब्जर्व करना है। आप लोग चाहें तो दोबारा उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी विचार हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, या आपको लगे कि ये पॉइंट क्यों परफॉर्म किया गया है उस दौरान में, तो आप उसको जरूर एक बार जाके जरूर दोबारा देखें और अपने क्वेश्चन बनाएं। और प्लीज़ अपने जो स्टडी के साथ आप तैयार रहें। कोशिश करेंगे कि बाय द डे ऑफ ट्यूसडे और वेडनेसडे हम एक बार, मोस्टली ट्यूसडे को हम गायनी का जो वंदना मैम का था उनका पूरा एक रिवीजन करेंगे दोबारा से, और वेंसडे को हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा जीआईटी होल जीआईटी का था उसको एक बार पूरा रिवीजन किया जाए। और थर्सडे को हमारा गायनी के रिगार्डिंग, वंदना मैम के रिगार्डिंग का जो टेस्ट रहेगा, और फ्राइडे को एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी के ऊपर हमारा टेस्ट रहेगा। तो उसके साथ हम अपने आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए, कल दोबारा इसी समय पे 3 बजे फिर से मिलेंगे। मत छोड़ा करो डॉक्टर साहब, एक हाथ में तब तक के लिए जय इलेक्ट्रोपैथी, जय मैटी। जय मैटी, जय रविशान, जय गुरुदेव। ओके। तो